फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके ख्याल में होता क्या है? बहुत सारे आप लोगों ने रिसेंटली हफ्सा शेयर कह रही है आस्किंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग लेक्चर। ओके, आप ये माइंड में रखिएगा क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। ऑनगोइंग ड्यूरिंग द टीचिंग, deliberate process during the class, निगत कह रही है assessment during lecture, monthly and quarterly, which direct measure students learning. Okay, ongoing process रिदा राशिद कह रही है, ठीक है, cool. So what is basically formative assessment is, thank you so much. और किसी ने कोई इसको रिस्पॉन्ड करना है ड्यूरिंग द क्लास? तो एक चीज कॉन्सेप्ट तो है कि ये एक ऑन गोइंग है, इट्स नॉट समथिंग कि आपने आखिर में करना है या सिर्फ शुरू में ही करना है, ठीक है। ओके, बिफोर क्लास, ठीक है। So what is basically formative assessment is, it is first introduced by the Bloom, जो और उनके जो हेस्टिंग एंड उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने किया था इसको 1971 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था कि ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि असेसमेंट इज नॉट ओनली अबाउट कि बच्चे के साल के आखिर में हम उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हाँ एक पेपर बना लिया कि हाँ इसमें जो है कितने मार्क्स आए इसके, हाँ ये बच्चा पास हो गया, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। तो ओवर द ईयर जो और उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इसमें जो टीचर को चाहिए कि एपिसोड्स ऑफ असेसमेंट्स कर लें टीचिंग के दौरान, कि वो देखें कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को किस तरह का हेल्प चाहिए, बच्चे को मजीद ऐसा मैं क्या करूं कि अपनी टीचिंग के दौरान कि बच्चा मजीद इसको अच्छे से समझे। तो ऑन गोइंग जिसे आप कह रहे हैं ना, साथ के साथ पैरेलल आप पढ़ा रहे हैं लेकिन साथ के साथ आप असेसमेंट भी कर रहे हैं, और वो जो असेसमेंट आप कर रहे हैं वो फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए कि वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि अच्छा बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है, आप ये चेंज कर लें, अच्छा नहीं यहाँ बच्चे को अच्छे समझ में आया है, थोड़ा सा आप आगे बढ़े, आप स्लो जा रहे हैं, बच्चे को बहुत अच्छे से समझा हुआ है बच्चे ने। तो ये हर चीज पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्प्रूविंग एरियाज हैं या प्लस पॉइंट्स हैं आपके ड्यूरिंग द सेशन उसके, तो वो सारा आपको असेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली साथ के साथ साथ चल रहा होता है। तो जो विलियम एंड ब्लेक एंड विलियम है, ये दीज आर द गुरुज ऑफ असेसमेंट। तो इन्होंने जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन दी है कि इसमें कि ऑल दोज एक्टिविटीज जो एक टीचर अपनी क्लास के दौरान अपने बच्चे की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो जो भी एक्टिविटीज करता है, दोज एक्टिविटीज सारा वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती हैं। तो इसमें हम बेसिकली स्टूडेंट्स लर्निंग को फोकस करते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो व्हाई वी आर इम्प्रूविंग अवर टीचिंग, सो दैट बच्चे की लर्निंग इम्प्रूव हो, इसलिए हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अल्टीमेट जो हमारा एक जो पर्पस है दैट इज इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों की प्रोग्रेस। सो अगर इसके लिए मैंने एनालॉजी यूज की, ये असेसमेंट जो बेसिकली है वो हमारा डेली लाइफ में है, एक इंटीग्रेटेड अगर हम कहें ना कि हर स्टेज पे कूट कूट के भरा हुआ है असेसमेंट। आप इसको फॉर्मेटिव ले लिए, समेटिव ले लिए, दोनों। तो अब देखें कि जो एक गार्डनर है वो क्या कर रहा होता है कि गार्डनिंग के दौरान वो डेली जो है देख रहा होता है या वीकली देख रहा होता है कि पौधे को किस चीज की जरूरत है, पानी की जरूरत है, वो सूख तो नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है कि पौधों को जो है वो खाद की जरूरत हो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि पौधे जो है बढ़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि उसके गिर्द वीड्स भरे हुए हैं, वो अनवांटेड प्लांट्स है, उनको तो नहीं रिमूव करना। वो ये सारा हम कुछ क्यों कर रहे होते हैं, वो इसलिए कि ताकि हम पौधे को हेल्प आउट करें कि वो ग्रो अच्छा करें। तो ये सारा जो आप कर रहे हैं, ये दिस इज फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्जैक्टली, जो बिल्कुल वो एक पौधे की ही मिसाल है। जो हमारे जो बच्चे हैं वो इसी पौधे की मिसाल है। हम देखते हैं कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, बच्चे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, बच्चे को लिखने में मसला है, बोलने में प्रॉब्लम है, बच्चे को मैथमेटिक्स का कौन सा सवाल नहीं आ रहा, बच्चे को फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने में मसला है, बच्चे को क्या उसको क्लासरूम में बैठने में प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस का इशू है, बिहेवियरल इश्यूज है। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, जब हम ये असेसमेंट हमें इन्फॉर्म करता है तो एक अच्छी जो बच्चे की नर्चरिंग हो रही होती है, उसकी एक ग्रोथ हो रही होती है पॉजिटिव। So why formative assessment? Keep one thing in mind कि formative assessment doesn't mean we are punishing.
वी आर नॉट लाइक, हम उसको बच्चे को नहीं कह रहे हैं कि आप फेल हो गए, बस आप खत्म, आपका आप इसी क्लास में रहेंगे. इट्स नॉट दैट. इट्स ऑलवेज टू इन्फॉर्म. आप वो पेरेंट्स हो, आप टीचर हो, ये इन्फॉर्म करने के लिए है कि नहीं ये चीज सही नहीं जा रही है, इसको सही करना है. और ताकि जो आपके जो बच्चे के जो रिजल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में बच्चे हैं जिसमें एक आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उसमें से 30 बच्चे में से 20 बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सके हैं, तो वो जो रिजल्ट है आपका, वो आपको इन्फॉर्म करता है कि आया 20 बच्चे ही क्यों नहीं कर सके, 10 बच्चे कर पाए, वजह क्या है इसकी. आप डिग आउट करते हैं, आप उसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि आया क्या पता ये ऐसे स्कूल से हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन हुए हो इनको, इसलिए इन्होंने ये पढ़ा नहीं हो सकता है इनकी समझ भी नहीं आया हो. तो ये सारी जो रीजंस है वो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू आप डिग आउट करते हैं. और आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, आप बच्चे को भी एक इन्फॉर्म करते हैं कि बेटा आपके यहाँ ये करंट जो प्रोग्रेस है, आप ऐसे जा रहे हैं. आपको जो आपने एसे लिखा है, इस एसे में ग्रामेटिकल एरर्स हैं, आपने इस एसे में आप प्लीज माइक जिसके भी ओपन है आप प्लीज म्यूट करें. Ma'am, can you make all of them mute? The host, please mute everyone. It's too much disturbing. नोरी अपना शहजादी जी जी बार बार म्यूट ऑल दबाएं, बार बार म्यूट ऑल दबाएं. ओके म्यूट ऑल. ओके, नो आई एम नॉट म्यूट ऑल कर दे. हेलो, I think it's fine now. Okay. Go on शहजादी, go on. ठीक हो गया, go on. सो बेसिकली जो असेसमेंट जो हम कर रहे होते हैं वो हम फॉर्मल भी करते हैं, इनफॉर्मल भी करते हैं. तो जो फॉर्मल असेसमेंट्स हमारे पास होती हैं उनको ग्रेड हम नहीं करते हैं. फॉर्मल असेसमेंट को सॉरी हम लोग ग्रेड करते हैं, जिसमें आपके पास जो डेली क्विजेज होती हैं, वर्क सैंपल्स होते हैं, बच्चे से आपने ग्रेड 1 के बच्चे से आपने एक ड्राइंग करवाई, डेली का जो एग्जिट स्लिप्स होते हैं कि आज आपने क्या सीखा, 1 मिनट पेपर लिखें, 2 मिनट पेपर लिखें, तो बच्चों का होमवर्क है, तो ये फॉर्मल होते हैं जिसको हम ग्रेड करते हैं. अच्छा, हमने लास्ट सेशन में क्यूमुलेटिव असेसमेंट में हमने पढ़ा था कि बाय द एंड थोड़ा असेसमेंट जो मार्क्स है उसको ब्रेक डाउन करके उनको जमा करके एंड पे रिजल्ट देते हैं. तो ये जो फॉर्मल असेसमेंट है जिसको हम ग्रेड कर रहे होते हैं, जिसका भी किसी को 2 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 5 नंबर. एक सेकंड. रोशन अली साहब, रोशन अली साहब, हाँ अब हो गया, ठीक है चलें. So, ये आपके पास फॉर्मल असेसमेंट है, जबकि इनफॉर्मल जो असेसमेंट्स हैं ये आपके पास ऑफनली ये ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन अगर टीचर चाहे तो इसको ग्रेड भी कर सकते हैं, जिसमें आपके पास आगे हम उन टेक्निक्स को पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी कि डायरेक्ट जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे से क्लास के बीच में या आपसे शुरू में या आखिर में, या आप उनसे थम्स अप एंड थम्स डाउन का आप उनसे कराते हैं या फिर उनसे रिफ्लेक्शंस लेते हैं. तो ये जो इस तरह की जो असेसमेंट्स होती हैं वो इनफॉर्मल होती हैं, जो अनग्रेडेड होती हैं. लेकिन यहाँ पे याद रखें ये टीचर पे भी डिपेंड करता है सारा, कि बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं जिसको वो ग्रेड करना चाहे तो कर सकता है. 2 नंबर देना चाहिए, 3 नंबर देना चाहिए, 4 नंबर देना चाहिए, जो भी है तो वो चाहे तो वो कर सकता है. सो दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द जो टीचर्स की विलिंगनेस पे. लेकिन जैसे आप थम्स अप और थम्स डाउन है, वी डोंट ग्रेड दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर्मेटिव असेसमेंट. ओके, नॉर्मली बहुत सारे टीचर्स आपके में से इस ग्रुप में, मुझे आई एम श्योर बहुत सारे टीचर्स हैं, आई एम श्योर कि यू आर
tired of these old quizzes, taking, you know, asking questions. So let's explore and this पेपर पेंसिल टेस्ट कि बच्चों के लिए आपने 5 सवालों का एक पेपर बनाया, फिर उनसे कहा कि इसको जो है ना आपने हल करना है, बच्चों ने अटेम्प्ट किया, आपको दिया, फिर आप 50, 60, 70 इतना जो है ना बल्क में आपके पास होता है, फिर उसको चेक करने लगे. So you must be tired of these types of techniques. Today we are exploring some more. तो जो एक लिस्ट आपके साथ में शेयर करूंगी, अभी हम जो डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, there are number of techniques and these are not limited to these techniques. आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं इनको देख के, और फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज करें कि वो आपकी क्लास में एप्लीकेबल है या नहीं है. द फर्स्ट थिंग, एक टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं, रोशनी साहब आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं और थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है, आप प्लीज आप खुद को म्यूट ही रखें. रोशनी साहब को शहजादी, अगले रोशनी साहब को अभी इस मीटिंग से निकाले, नेक्स्ट मीटिंग में थोड़ा सा हम उन्हें हेल्प करेंगे कि वो अनम्यूट कैसे रखें, अपने आप को म्यूट कैसे रखें. ही इज अनम्यूट सो फार. या ओके, KWL, आप ये जो एक टेक्निक है, K इज फॉर नो एंड वांट टू नो इन लर्न. आप अपने क्लास रूम के लेसन के बिगिनिंग में आप ये कर सकते हैं कि बच्चों से पूछें, एक बोर्ड पे आप ये एक चार्ट डेवलप करें और बच्चों से पूछें कि इसमें जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसके हवाले से वो पहले से क्या जानते हैं, मजीद वो क्या जानना चाहते हैं, और जो लास्ट कॉलम है उस पे आप सेशन के बाद लेसन के आखिर में उसको फिल करते हैं कि अच्छा वो क्या जानते थे, उन्होंने क्या समझा ड्यूरिंग द लेसन 40 मिनट में, और वो उन्होंने क्या सीखा उस लेसन के बाद. तो ये एक टेक्निक है जिसको, और इसमें आप वेरिएशन ला सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है. देखें ये टेक्निक्स, इसमें आप मजीद निखार ला सकते हैं, अपनी मर्जी से इसमें कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाउ विल आई लर्न फर्दर. जो अगर आप ऐड करना चाहें कि फर्दर जो आप चीजें चाहते हैं कि फर्दर वो जैसे कहें कि ये मैं मजीद लर्न करना चाहूंगी और इसको मैं ऐसे लर्न करना चाहूंगी, तो मजीद इस तरह के 2 और कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं. So this is one technique. Hot seat questioning. This is a very interesting one. हॉट सीट क्वेश्चनिंग में क्या करते हैं, आप क्लासरूम में जाने से पहले टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लास शुरू होने से पहले प्रिपेयर्ड होता है, और उस प्रिपेयर्डनेस में उसका ये एक करता क्या है कि वो जो भी रिक्वायर्ड टीचिंग मटेरियल चाहिए, लेसन प्लान, एवरीथिंग वो रिक्वायर्ड, और जो उनको ग्रुपिंग में रखना है, ये सारा वो स्ट्रेटजीज वो डिजाइन करके रखता है. तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि हॉट सीट में क्या करते हैं कि हॉट सीट का जो टैग है, हॉट सीट लिखते हैं और उसको किसी भी जो बीच में 2-3 कुर्सियां या एक कुर्सी के नीचे आप टैग लगा के रखते हैं, चिपका के. अच्छा होता क्या है कि आप फिर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद हम ये करते हैं ना कि अच्छा बच्चों किसकी समझ में आया, हाथ उठाएं, या फलाना बच्चा आप बताएं ये क्या, इसका क्या मतलब, या फलाना आप बताएं इसका क्या नाम. बच्चों के नाम हम बुला के नाम लेके हम उनको क्लासरूम में हम क्या करते हैं, उनसे सवालात पूछते हैं, जबकि बच्चे उसमें कंफर्टेबल भी नहीं होते, उनको डर लगता है और एक बायसनेस भी आती है कि आपने मेरा नाम लिया, उसका नाम क्यों नहीं लिया, आपने मुझसे पूछा, उससे क्यों नहीं पूछा. तो हॉट सीट का ये होता है कि टीचर को भी नहीं पता चलता है कि जिस हॉट सीट पे जिसके नीचे टेग लगा है उस पे कौन सा बच्चा बैठा हुआ है. तो बच्चे बैठ जाते हैं, एक्टिविटी कोई खत्म होती है तो आप क्या करते हैं, अच्छा बच्चों से कहते हैं कि अच्छा बच्चा खड़े हो जाएं और आप अपनी सीट के नीचे देखें. तो जिस सीट के नीचे हॉट सीट लिखा हुआ आएगा एंड वो जो बच्चा होगा उससे आप पूछेंगे. इससे जो एक्टिविटी जो होती है ना, इस तरह की जो हॉट सीट क्वेश्चनिंग एक्टिविटी, इससे एक बायसनेस भी खत्म हो जाती है. आपको पता भी नहीं है, रैंडमली आप किसी भी बच्चे से सवाल कर लेते हैं. ओके, पोज, पास, पाउंस एंड बाउंस. ये एक एक्टिविटी है जिसमें क्या करते हैं, टीचर जो एक क्वेश्चन पोज करता है, लेकिन फिर क्वेश्चन पोज करने के बाद एक पॉज देता है, एंड दैट पॉज इज द वेट टाइम. आप बच्चे को थोड़ा सा वेट टाइम देते हैं कि 1 मिनट आप कहें, 2 मिनट कहें, 3 मिनट कहें, सॉरी लेट मी स्टॉप हियर. जो एक स्टैंडर्ड जो टाइम है, जो रिसर्चर्स कहते हैं या जो असेसमेंट स्पेशलिस्ट कहते हैं कि
30 सेकेंड्स का टाइम होता है जो वेट टाइम होता है आप जब बच्चे को देते हैं। अगर आप 30 मिनट से ज्यादा देते हैं तो इसका मतलब है आप बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हैं, आप पहले से ही ये एज्यूम कर रहे हैं कि बच्चे को नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसको ज्यादा सोचने के लिए टाइम दिया। सो द स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 30 सेकेंड्स होता है। आप बच्चे को टाइम दे दें 30 सेकेंड का सोचने का, हर बच्चे को टाइम इक्वली मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखें, अब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, हॉट सीट को यहाँ पे कर रहे हैं, आप हॉट सीट को इंटीग्रेट करें या फिर आप अपनी मर्जी से बच्चे को बुलाएं। आप उनसे कहें कि फिर उससे क्वेश्चन करें, आप उसमें जो भी आपने क्वेश्चन उनको किया है उसको रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। अब फिर आप उसको बाउंस करें। बाउंस मीन्स आप देखें कि एक बच्चे ने आपको आंसर किया, अच्छा फिर आप दूसरे से बोलते हैं, आप बताते हैं कि अच्छा इस फलान बच्चे, ये जो बच्चा आपने रिस्पॉन्ड किया है इसके आंसर पे आप क्या अग्री करते हैं, आपका क्या ख्याल है, क्या ये आंसर सही है गलत है, अगर सही है तो क्यों है, अगर गलत है तो क्यों है। तो ये आप फिर बच्चे से ये क्वेश्चंस बाउंस करते रहते हैं, आप बाउंस करते हैं और फिर एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तरफ, फिर तीसरे बच्चे की तरफ ये पास ऑन होता जाता है। ओके, स्माइली फेसेस, ये काफी इंटरेस्टिंग होता है कि आप बच्चे को पहले ही बताते हैं कि अच्छा बच्चों, अगर आपको ये जो है क्वेश्चन आप उनसे थ्रो करते हैं, आप उनसे कहते हैं कि बच्चे आप स्माइल फेस दे दें, अगर आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं आप उसका जवाब दे सकते हैं, या आप उसको अगर आपको नहीं समझ आई है, ठीक है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप देखें जो स्माइली फेसेस हैं, ठीक है, इफ यू नीड हेल्प, आप जो उसका जो स्माइली फेस बनाया है यहाँ पर आई नीड हेल्प में, ये सिर्फ क्वेश्चन में नहीं होता है, जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं आप उस वक्त भी बच्चे से कह रहे होते हैं कि सेशन के दौरान आप ये स्माइली फेसेस यूज कर सकते हैं और इन स्माइली फेसेस का ये मतलब है। दूसरा, आप इसको क्लासरूम में चार्ट पे बना के भी डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि बच्चा डेली हर क्लास में उसको देखे और उसको समझ आए, और वो फेस बना के या कॉपी पे बना के टीचर को दिखाए, तो वो टीचर वहीं पे रुक जाएगा और वो उस बच्चे के पास जाएगा, उसको समझाएगा, या फिर देखेगा कि पूरी क्लास ने वो स्माइली फेस कौन सा बनाया हुआ है। एक्सक्यूज मी, मैसेज दूंगा सब पार्टिसिपेंट्स से कि काइंडली ये जो मैसेजिंग है ना, जब तक सेशन पे क्वेश्चंस नहीं आते तो इसको अगर रोक दे तो बेहतर है। स्क्रीन बाज वो ऊपर पॉपअप होता है और बंदे की जो है ना वो अटेंशन डाइवर्ट होती है, तो काइंडली मैसेजेस एंड पे करें जब सेशन क्लोज और क्वेश्चनिंग हो, तो तब ये करें तो बेहतर है। ये दरमियान में जो अप्रेजल्स हो रही हैं तो ये रुक जाए तो बेहतर है। हाँ प्लीज, ये जो हबीब आप सही कह रहे हैं कि इसमें अगर इसको रोक ले, अगर सामने से, क्योंकि इसमें डिस्टर्बेंस होती है, अगर कोई क्वेश्चन भी थ्रो करता है ना तो वो बीच में से जाके कहीं पे गायब हो जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मडिएस्ट पॉइंट ओके, मडिएस्ट पॉइंट है जनाब कि आप क्या करते हैं बच्चे से, जब आपने बच्चे को पढ़ाने के बाद बच्चे से कहते हैं कि अच्छा इसमें आपने एक वो पॉइंट बताना है जिसपे आप लीस्ट क्लियर हो, जिसपे आपको समझ नहीं आया हो। जैसे इस सेशन के आखिर में मैं कहूंगी, पूछने वाली हूँ कि अच्छा आपकी इसमें से सिर्फ एक वो पॉइंट बताएं, वो टॉपिक बताएं जो आपकी समझ में नहीं आया हो। तो वो फिर जब आपके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि बच्चे में से मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। अच्छा, एक इसके इम्पोर्टेंट ये है कि इस टेक्निक के बाद अगर ये सेशन के आखिर में या क्लासरूम में 40 मिनट के बाद एंड पे आप पूछ लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसको नोट करते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों को कौन सा समझ में नहीं आया है, वो कौन से बच्चे हैं जिनको कौन कौन से टॉपिक समझ में नहीं आए, वो आप नोट करते हैं और उसको पढ़ाने के लिए आप एक और तरीका यूज करते हैं, एक और एग्जाम्पल्स देते हैं, या वो एक दो ही बच्चे हैं जिनको कुछ समझ नहीं आया है तो आप उनको अपने पास अलग से बुलाते हैं, उनसे अलग से मीटिंग करते हैं और उनको समझाते हैं। अच्छा, ये जो मडिएस्ट पॉइंट है सिर्फ लास्ट में नहीं होता है, आप क्लासरूम में पढ़ाने से पहले भी आप करते हैं, जिसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए भी करते हैं कि आपका अच्छा पिछले सेशन में वो कौन सा टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आया है। तो वो क्या करते हैं, जो टीचर है वो उस सेशन के दौरान, क्लासरूम के दौरान उस टॉपिक को क्लियर करता है। मैथमेटिक्स के टीचर्स के लिए ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है काउंटिंग टावर के नाम से। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टावर्स बनाते हैं
जो गिवन आप डिफरेंट नंबर्स देते हैं और आप उनसे कहते हैं कि इस पे आप टावर बनाएंगे, तो जितने वो ज्यादा टावर्स बनाएंगे उतने उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, या उनको आप ईसीडी की क्लासें हैं तो आप उनसे उनसे आप उनको ग्रेडिंग भी कर सकते हैं कि अच्छा इन्होंने इतने इतने सारे टावर्स करेक्ट बनाए इतने नंबर्स के, तो इनको इतने पॉइंट्स मिलेंगे। सो आइडिया थॉट्स या बाउंसिंग, हमने पीछे एक उसमें थ्रो उसमें पॉज और ये पाउंस और बाउंस में हमने किया था। तो बाउंसिंग में ये होता है कि एक क्वेश्चन आप थ्रो करते हैं ना आप, या एक बच्चे से कोई आप जवाब मौसूल करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि फिर आप दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज रिस्पॉन्स, डू यू थिंक कि इसमें मजीद क्या करना है, या इसमें ये सही कह रहा है गलत कह रहा है, इज इट द राइट आंसर रॉन्ग आंसर, आपका क्या ख्याल है। सिर्फ राइट और रॉन्ग से हट के पूछें, इनका ये इसका ओपिनियन है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं। लेकिन याद रखें कि जितने भी आप क्वेश्चंस अगर आप बच्चों से करते हैं ना, जिस भी टेक्निक के थ्रू, वेट टाइम इज इम्पोर्टेंट। आपने वेट टाइम लाजमी देना है, 30 सेकेंड या उससे लेस। अगर आपको लगे कि नहीं बच्चे 10 सेकेंड्स में ही हाथ उठाने लगे हैं या बोलने लगे हैं कि मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, या आपको उन्हें कोई टेक्निक यूज किया और वो दिखा रहे हैं कि ग्रीन कार्ड दिखा रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, आप उनसे फिर पूछते रहते हैं, वो वेट टाइम उससे ज्यादा न दे दें। 2 मिनट पेपर, सो एक क्विक रिफ्लेक्शन के लिए आप बच्चों से क्या करते हैं कि बच्चों को 2 या 3 मिनट देते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने सीखी या सेशन के हवाले से या लेसन के हवाले से आपका क्या ख्याल है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा था या जो आपके ख्याल में था जो आंसर नहीं हो सका। तो 2 मिनट पेपर में क्या करते हैं, आप उनसे रिफ्लेक्शंस लेते हैं इसके। मेकिंग एम्स क्लियर, इसमें क्या करते हैं, देखिए कि मोस्टली हम लोग जब सेशन हमारा स्टार्ट होता है तो हम बच्चों में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बोर्ड पे मोस्टली नहीं लिखते हैं। मेजॉरिटी जो टीचर्स हैं, मुझे याद है मैं भी कुछ अर्से के लिए नहीं लिखती थी क्योंकि मुझे ये चीज़ों का इल्म नहीं था। तो क्या करना चाहिए कि आपके जो लेसन टॉपिक और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं देट शुड बी मेंशन्ड ऑन द बोर्ड, ठीक है। बिगिनिंग, लेसन के बिगिनिंग में आप उनको बच्चों को ज़बानी बता दें या लेकिन लिखें। तो फिर बच्चों से फिर आप पूछें कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स क्यों सीख रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स लर्न क्यों कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव सेट क्यों किए उन्होंने। और फिर आप देखें कि उनका जो लेसन या जो यूनिट का जो एम है वो उनके लिए क्लियर हो जाएगा कि हाँ आज के सेशन में, आज के लेसन में मैंने ये समझना है। और फिर वो खुद रिफ्लेक्ट करेंगे एंड में 2 मिनट पेपर में या 1 मिनट पेपर में कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थी, जो मैंने एम क्लियर किया हुआ था कि मैंने ये पढ़ना है, क्या आया मैं समझ गया या नहीं गया, क्या चीज रह गया, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ। स्टॉप एंड गो कार्ड, हम क्या करते हैं, कार्ड हम डिजाइन करते हैं, कार्ड के एक साइड पे ये ग्रीन सर्कल और दूसरे साइड पे रेड सर्कल, ये टेबल पे रखे होते हैं। ये अब फिर आप कहते हैं कि बच्चों को पहले से ही आपने बताना है कि देखें जब वो पढ़ा रहे हो और कुछ समझ में नहीं आए तो उन्होंने रेड कार्ड दिखाना है आपको। आप उस बच्चे के पास जाएंगे या उस ग्रुप के पास जाएंगे, आप देखेंगे कितने ग्रुप्स ने रेड कार्ड दिखाया है, कितने ग्रुप्स ने गो कार्ड दिखाया है, ग्रीन कार्ड दिखाया है। ग्रीन मीन्स वी हैव लर्नड एनफ, आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। 3 मिनट पॉज, अब फिर इस जो 3 मिनट पॉज है इसमें बच्चे को क्या करता है कि आप बच्चे को अब जो प्रीवियस जितना भी उन्होंने लर्न किया है वो बच्चा रुक जाता है जहां तक आपने पढ़ाया है और रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज आपने इनको इंट्रोड्यूस किए हैं उसको वो फिर उसके पास पहले से जो नॉलेज था उससे या उसके पास जो पहले से एक्सपीरियंस था उससे वो कनेक्ट करता है और फिर वो क्लैरिफाई करता है कि अच्छा मुझे लगा था कि ऐसा होगा बट ये हो गया। जब स्टोरीज की बात होती है कि आई वाज सरप्राइज्ड अबाउट कि जो हेयर और टर्टाइज का जो एग्जांपल है कि मुझे लगा था कि जो है हेयर जो है जल्दी पहुंच जाएगा बट इट स्लेप्ट फॉर लॉन्ग टाइम और वो पहुंच नहीं सका, ठीक है। तो ये चीज इस तरह के आप क्या करते हैं 3 मिनट पॉज में आप बच्चे से इस तरह की रिफ्लेक्शंस ले लेते हैं तो बच्चा खुद ही समझ रहा होता है कि अच्छा अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इससे फिर बच्चे की जो मेटाकॉग्निशन है ना, सोच की सोच कहते हैं, ये फिर साथ के साथ डेवलप हो रही होती है।
इनसाइड आउटसाइड जो सर्कल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फन भी है इसमें। 2 सर्कल्स बनाते हैं, ठीक है, और हर सर्कल में एक जो जितने अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो उतने ही बाहर भी होते हैं, और एक पेयर होता है। हर पेयर में क्या करते हैं आप बच्चों से, अभी आपकी मर्जी है, या आपने बच्चों को क्विज देना है, या बच्चों ने एक दूसरे से इंटरव्यू लेना है, या आपने कोई रिटन क्वेश्चंस उनको देने हैं, या आपने कोई प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना है, जो भी आप एक्टिविटी कराएं। लेकिन वो क्या करता है कि जो आउटसाइड जो सर्कल है वो मूव करता रहता है, और अपना जो पेयर है वो बढ़ाता, वो चेंज करता जाता है। अच्छा, पिछला ये उसके साथ ये एक्सपीरियंस रहा, आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो वो जो डिस्कशंस है वो इसी तरह आउटसाइड वाला सर्कल मूव करता रहता है और वो पेयर चेंज होता जाता है हर टाइम में। ABCD विस्पर में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो 4 का ग्रुप होता है, उसमें 4 का ग्रुप होता है, जिसमें क्या करते हैं कि लाइक A, स्टूडेंट B, स्टूडेंट C एंड स्टूडेंट D, ठीक है। जो अब हर कोई क्या करता है, अपना अपना जो रिफ्लेक्शन है या अपना अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, जो किसी भी टॉपिक पे जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो लिख लेता है, और वो अपने तमाम जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन सब के साथ वो शेयर करता है। डिस्कस वर्ड्स में ये है कि लाइक आप किसी ग्रुप में या किसी क्लास को, आप अपने क्लास को डिस्कशन में इंगेज रखते हैं, तो आप ये स्पेसिफिकली देखते हैं कि हर जो बंदे से या हर बच्चे से किस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे लास्ट हमने सेशन में एक एक्टिविटी किया था शुरू में कि जब असेसमेंट कहते हैं तो उससे लिंक आपके पास वर्ड्स कौन से आते हैं आपके माइंड में, तो वो हमने एक डिस्कस वर्ड वाली एक्टिविटी की हुई थी। तो उससे फिर आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चे का पहले से उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से रिलेट आइडिया क्या ले रहा है, आइडिया क्या रख रहा है, ठीक है। तो उन वर्ड्स से क्या करता है कि वो जो क्या बच्चे जो है वर्ड्स है वो सारे सेम यूज कर रहे हैं या हर एक का डिफरेंट ओपिनियन है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या करते हैं, इससे फिर आपको ये इजीली आप आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग या बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी भी कॉन्सेप्ट के हवाले से किस तरह की है। लेकिन ये जो ये एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो टेक्निक्स आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये देयर आर मेनी मेनी मोर नंबर ऑफ टेक्निक्स जो आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं, खुद डेवलप भी कर सकते हैं।